This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः पौषकृष्ण प्रतिपदा दिनांक 18 जानेवारी 2022 चरक मीमांसा अध्याय 5 श्रुतदृष्टि कारण शङ्खं चक्रं जलकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शुरू में थोड़ा सा आज रिकॉर्डिंग जो किया गया था वो हासिल नहीं हो पा रहा था, फिर बाद में ऑडियोज में जाकर मैंने सिलेक्ट करके भेजा, लेकिन वो कुछ अलग ही रिकॉर्डिंग भेजा गया। अभी 2 लोगों के मुझे फ़ोन आए, गणेश भारती का भी आया, अश्विनी का भी आया। तो फिर अभी मैंने जो आज का रिकॉर्डिंग वो भेजा है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। और पहले वाला जो है वो मेरे यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा। लेकिन हो नहीं रहा है, ग्रुप में जाता नहीं है इस प्रकार से। तो अपने-अपने मोबाइल में वो पहला डिलीट करो और ये जो दूसरा है अभी भेजा 5 वो चालू रखो, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्त्वा च स्वपतां दिवा। दिवा दिन में अगर खाना खाने के बाद तुरंत सोते हैं तो मांसों स्रोत दुष्ट हो जाता है। और वैसे भी दिवा स्वाप रक्त दृष्टि का भी हेतु है। तो अभी कल थोड़ी सी बहस चल रही थी कि सुबह है देरी से उठते हैं, देरी से जागते हैं सूर्योदय के बाद, तो वो दिवा निद्रा ही हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। वो केवल खाना खाने के बाद नहीं है, इसलिए रक्त व स्रोतस दृष्टि का हेतु बनेगी, लेकिन मांसो व स्रोतस दृष्टि का हेतु नहीं बनेगी। लेकिन दिन में अगर खाना खाने के बाद सोते हैं तो ये अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो ये मांसो व स्रोतस के दृष्टि का हेतु हो सकता है। और प्रतिश्राय के रुग्णों में इसके बारे में ज़्यादा सावधानी बरतनी जरूरी है। प्रमेह वगैरह में भी ये महत्वपूर्ण हेतु इस प्रकार का रहेगा। दिन में सोना प्रमेही रोगियों के लिए ये विष जहर जैसा है, ऐसा बताते हैं। बरीचसा मोठी वैद्य दिवसाला बरीचा
मोठी वैद्य दिवसा झोपतात. बरीचा मोठी ये क्या है? उसमें जो अपवाद बताए गए हैं बरेच, वो बुढ़ापे में दिवास्वप्न हित है. सिर्फ वो खाना खाने के तुरंत बाद करना है नहीं करना है ये बात अलग है. मुक्त्वा तो भाषयानाध्व इस प्रकार से एक उसमें जो गीताध्ययन प्रसक्त वगैरह इस प्रकार के हैं उनको दिवा स्वप्नो हितोन्यस्मिन इस प्रकार से उनको दिवा स्वप्न हित कर इस प्रकार का बताया गया है. तो अपवाद को देखकर ये नियम सिद्ध होगा. तो अगर आप थक जाते हैं, रात की नींद कम होती है, तो आप खाना खाने से पहले सो सकते हैं, ये एक बात. नहीं तो खाना खाने के बाद 4 घंटे के बाद सोना ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा. तो म्हणजे झोपल्यावर धातुगत पचन होते. म्हणून निद्रेने पुष्टिकार निद्रेचे महत्व पुष्टिकारश. ये प्राइवेटली मत भेजो, सभी के लिए ओपन रखने दो. तो श्लेष्मा चांगानी पुष्यति, ये जो बालों के बारे में बताया गया है कि धातु साम्यम तथा येषाम श्लेष्मा चांगानी पुष्यति. बच्चे तो इस प्रकार से ही सो जाते हैं, दूध पीकर या खाना खाकर सो जाते हैं. कब बढ़ता है उनमें, लेकिन वो अंगों का पोषण करता है, इससे तकलीफ नहीं होती. तो बच्चों में इस प्रकार का पाबंदी नहीं है कि वो खाना खा के सो जाए. ये इस प्रकार की पाबंदी बच्चों पर नहीं है. उसी प्रकार बूढ़े हुए लोगों में भी नहीं है. लेकिन फिर भी बेटर ऑप्शन है कि खाना खाने से पहले सोए या खाना खाने के बाद 4 घंटे के बाद सोए. ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है अगर दिन में सोना है तो. और अगर ब्राह्म मुहूर्त पर उठते हैं और काम चालू रहता है काफी, तो बूढ़ों में तो थकान आती है. और वहाँ सोना जरूरी होता है. ऐसा नहीं कि उसके तकलीफ होगी, लेकिन सोने से वहाँ फायदा इस प्रकार का होगा. तो ये बातें ध्यान में रखते हुए किसको सोना है किसको नहीं सोना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा. लेकिन आम तौर पर सोना अच्छा नहीं है, ये सही है. खास करके खाना खा के सोना अच्छा नहीं है. खाली पेट सो सकते हैं. और ग्रीष्म ऋतु में सभी के लिए दिन में सोना ठीक कहा गया है, क्योंकि रात छोटी होती है, दिन बड़ा इस प्रकार का होता है. गर्मी बहुत ज़्यादा इस प्रकार के होता है. आदान काल के वजह से दौर्बल्य भी होता है, तो उसमें सोने के लिए कहा गया है. और दूसरी बात, इससे कफ और पित्त दोनों का प्रकोप होता है, सिर्फ कफ का प्रकोप होता है ऐसा नहीं है. ये थोड़ा अजीब है. उष्णता ज़्यादा रहती है, ये शायद कुछ इसमें बात अ, हो सकती है. करू अवस्थापाक चालू झाल्यावर झोपणे अथवा अन्न जीर्ण लक्षण असल्यावर झोपावे. अन्न जीर्ण होने पर, कटु अवस्थापाक नहीं. वो तो अंतिम घड़ी होगी. फिर भी भोजन के तुरंत बाद कफ का काल होता है, जब मधुर अवस्थापाक होता है, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं सोना है. फिर अम्ला अवस्थापाक है, वो भी पित्त को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है, उसमें भी नहीं सोना है. ज़्यादा से ज़्यादा कटु अवस्थापाक जो तीसरी अवस्था है उसमें सो सकते हैं, या फिर बेहतर ऑप्शन अन्न पूरा पचन होने के बाद सोए, ये अच्छा रहेगा. तो कम से कम तुरंत बाद तो नहीं सोना है, ये एक आवश्यक चीज रहेगी. उसमें वामकुक्षी एक बताई गई है, लेकिन उसमें सोना
अपेक्षित नहीं है वामकुक्षी में। 8 सांस दाएं तरफ, 16 सांस बिल्कुल पीठ पर लेटे हुए और 32 सांस दाएं और मुड़ के, इस प्रकार के सोने के लिए कहा है। एक्चुअली सोना नहीं है, सिर्फ पड़े पड़े रहना है, ये वामकुक्षी है। तो छोटे बच्चों के लिए तो ये श्लेष्माचांगानी पुष्यति इस प्रकार का बताया गया है, तो उनके लिए वो आवश्यक है, खाना खाने के बाद सोना। फिर भी अगर कफ की शिकायत है तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, और तुरंत नहीं सोइए, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो वैसे कफ की शिकायत होगी तो नींद ज़्यादा भी आ सकती है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। अव्यायामात् दिवा स्वप्नान् वैद्यानां चातिभक्षणात् मेदोवाहिनी दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेवनात्. जरा वेगळा वाचनासाठी संबंधित टेक्निकल विषय कळवायचा आहे. सध्या काही दिवसापासून आपल्या वाचनासाठी 1 तासासाठी अधिक डाटा कंझ्युम होत आहे. पूर्वी 60 ते 70 MB डाटा लागायचा, मात्र आता अराउंड 900 MB डाटा लागत आहे. तुम्ही काही नवीन सेटिंग केली आहे का, किंवा नवीन सॉफ्टवेअर किंवा नवीन लॅपटॉप वगैरे घेतला आहेत का? बहुतेक सेटिंगमध्ये काहीतरी बदल झाला आहे. 900 MB तो बहुत ज़्यादा है। विलोप से एक बार बात करनी पड़ेगी, सेटिंग में कुछ गड़बड़ होगी इस प्रकार से। तो 60-70 MB ही ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। और वैसे हम ज़्यादा वीडियो का भी प्रयोग नहीं करते हैं, ऑडियो ही करते हैं। सिर्फ शुरू में और अंत में वीडियो करते हैं। तो एक बार इससे विलोप से बात करके सेटिंग में लैपटॉप बदला गया है, ये तो सही है, लेकिन मालूम नहीं इससे ऐसा कुछ होने वाला है इस प्रकार से। ओके। तो अव्यायामात, व्यायाम न होने से, ये एक निगेटिविटी के तरीके से हेतु है। तो हर व्यक्ति को व्यायाम करना ही है, इससे बात स्पष्ट होती है। अगर व्यायाम नहीं होता है, दाता पूर्वी 70-80 MB लागत। ओके। तो हर व्यक्ति के लिए व्यायाम आवश्यक इस प्रकार का है, और अगर हम अच्छी तरीके से दिनचर्या का पालन करेंगे, अभी कोविड-19 की सिचुएशंस के कारण इसका महत्व और भी ज़्यादा अधोरेखित हो गया है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर इन्फेक्शियस डिसीजेस, ये संसर्गजन्य रोग जो है, या नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, कैंसर वगैरह जो है, उनके बारे में अगर हमें उनसे बचाव करना है, उनको उत्पन्न नहीं होने देना है, तो सबसे बेहतर है कि हम इम्यूनिटी को बरकरार रखें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और व्यायाम इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अच्छा साधन है, और उसके साथ में अर्थात नैसर्गिक अन्न खाना वगैरह वगैरह, ये सभी बातें तो है ही। और मैं अभी कहता हूँ कि योग भी आवश्यक है। मानसिक तनाव इतने ज़्यादा है, तो उनको काबू में रखने के लिए व्यायाम होना ही है, और योग भी साथ में रखना है। तो हर व्यक्ति के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का है। तो हमारे ग्रुप में तो सभी को ये करना ही है, ये मैं सुझाव इस प्रकार का देता हूँ। मालूम नहीं सभी लोग करते हैं व्यायाम और योग इस प्रकार से या नहीं। मैं खुद 4:45 बजे उठता हूँ और योग करवा लेता हूँ, और फिर बाद में सवारियाँ प्राणायाम करके फिर
ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उससे पहले होता है, पर बाद में योग का होता है और फिर ये लेक्चर शुरू होता है। तो सभी के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का है। यहाँ भी दिवा स्वप्न का बताया गया है। दिवा स्वप्नात् मेद्यानाम चाति भक्षणात्, जो मेद्य इस प्रकार के पदार्थ है उनका अतिभक्षण होने के कारण। तो सुअर जो है एक अति मेदस्वी इस प्रकार का प्राणी है। छोटे बच्चे को कितने बजे उठना चाहिए? ये रात कितने बजे सोएंगे उसके ऊपर निर्भर रहेगा। लेकिन बेटर ऑप्शन है कि कम से कम सूर्यास्त तक, सूर्योदय तक उठ जाए, जग जाए। रात को अगर जल्दी सोते हैं तभी पॉसिबल होता है। अभी बहुत सारे बच्चे मोबाइल टीवी देखते रहते हैं, फिर रात में देरी से सोते हैं और फिर दिन में देरी से जागते हैं इस प्रकार से। अब स्कूल्स भी दो शिफ्ट में हो सकती है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो जिनको पहले शिफ्ट में डाला गया है उनको जबरदस्ती उठाकर भेजना पड़ता है स्कूल के लिए। और कैसे भी करके नहा के कुछ दूध पिला के टिफिन दे के भेजना है इस प्रकार से। तो ये काफी दिक्कत वाला मामला हो जाता है, क्योंकि वो देरी से सोते हैं, सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। मतलब पानी दे रहे इनको तकलीफें शुरू होती है। तो सभी को रात में जल्दी सोना, रात का खाना जल्दी खाना और हल्का खाना ये आवश्यक है। और बचपन से अगर ये आदत डाली जाती है तो ही वो मेंटेन होगी। तो सभी के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा कि रात को जल्दी खाना खाए, जल्दी सोये। सकाळी व्यायाम करून काही लोक परत 1 तास झोपतात, त्याचा विचार कसा करावा? अगर बहुत ही जल्दी उठते हैं और थकान आती है तो ये संभवतः पॉसिबल है। लेकिन इसमें की पॉइंट रात को सोने का ही है। रात अगर जल्दी सोएंगे तो ये नौबत नहीं आएगी और दिन में सोना नहीं पड़ेगा। लोग समय बिताते हैं मोबाइल या टीवी पर और फिर रात में देर से जागने के कारण सुबह देरी से उठते हैं और फिर व्यायाम करना है, इसलिए अगर जल्दी उठेंगे तो थक जाएंगे और फिर सोएंगे। तो ये अच्छा नहीं है वास्तव में इस प्रकार से। ये एज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर बूढ़े व्यक्ति है तो चलेगा इस प्रकार से, लेकिन युवा लोगों को लिए तो ये अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो दिवा स्वप्नात् मेद्यानाम चातिभक्षणात्, मेद्य पदार्थ जो है उनका अतिभक्षण इस प्रकार से करने से। तो सुअर एक अच्छा उदाहरण है इसका। इसमें भी मृग और शुकर इस प्रकार के गुरुत्व के बारे में बताया गया है। ये फूड इंडस्ट्री का प्रारंभ अमेरिका में 1935 में हुआ। इसमें एक डिस्कवरी में फूड फैक्ट्री करके एक सीरियल आती है। वो उनके विज्ञापन के लिए है, जो फैक्ट्री है उसके बारे में जानकारी देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन फूड डॉट इंक INC ये एक वीडियो अमेज़न पर उपलब्ध है। मतलब एक मरीज ने भेज दिया था। तो उसमें अमेरिका में सुअर मारने का एक कारखाना, फूड फैक्ट्री और 32,000 सुअर हर रोज मारने की क्षमता उसकी है। तो कितने बड़े पैमाने पर ये सब फैक्ट्रियाँ चलती है, ये एक देखने लायक है। और फिर पूरा यांत्रिक प्रोसेस इस प्रकार का है। तो वो जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि कितना कमर्शियलाइजेशन
बढ़ गया है, और इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई कारखाना उत्पादन करता है तो कॉस्ट कम हो जाती है और बड़े सस्ते दाम में बेच सकते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि जो व्यक्तिगत स्तर पर इसका कुछ प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो टिक नहीं पाते इस प्रकार के कंपटीशन में। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। और उनका कितना प्रचार प्रसार होता होगा, कितने लोगों तक वो दूर दूर जाता होगा, ये थोड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। दूसरी बात ऐसी होती है कि अभी इन प्राणियों को कुछ भी खिलाते हैं, हाई प्रोटीन तो अलग हुआ, लेकिन हार्मोन्स देते रहते हैं ताकि वो बढ़े, उनका फैट जो है वो बढ़े इस प्रकार से, या मांस बढ़े इस प्रकार से। उनका कहना था कि इन सुअरों को मारने का भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। उनके हार्ट पर प्रेशर आ जाता है, वजन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इतना खिलाते हैं कि वो ओबेस इस प्रकार का हो जाता है और अपने आप हार्ट अटैक से लुढ़क कर मर जाते हैं। तो अगर इतनी मात्रा में खाना खिलाएंगे तो उस सोर को खाकर लोगों का क्या हाल होगा। तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद होना चाहिए, फूड के बारे में तो कम से कम ये बात नहीं होनी है। जो पारंपरिक तरीके हैं उसी के जरिए चलना चाहिए, और जो मानवीय वेग से सुसंगत हो उसी प्रकार का हो। बहुत ज़्यादा इस प्रकार की गति बढ़ाना ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। लेकिन कौन करेगा। अभी ये सब कारपोरेट सेक्टर के अधीन है, और कारपोरेट सेक्टर तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठा है। किसी भी क्षेत्र में कारपोरेट सेक्टर जहाँ जहाँ उतर गया, हॉस्पिटलाइजेशन में कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, और फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप सब बदल गए, कारपोरेट के हाथ में चले गए, और फिर टारगेट्स आने लगे कि इस महीने में इतना मुनाफा होना ही है। कुछ भी करो, कुछ भी जबरदस्ती इन्वेस्टिगेशंस करवाओ, कुछ भी जबरदस्ती ऑपरेशंस करवाओ, लेकिन इतनी आमदनी तो होनी ही है। इस प्रकार के टारगेट्स अभी अस्पताल में भी आ गए। तो ये बड़ा चक्कर है, और कैसे इससे बचेंगे लोग मालूम नहीं इस प्रकार से। तो हमारा जो कहना है, धर्म के अधीन अर्थ और काम होने चाहिए। धर्म को छोड़कर या उसका उल्लंघन करके नहीं होना है। और फिर मानवता, भूत दया, ये सबसे अहम धर्म है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये इस प्रकार का जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है फूड इंडस्ट्री के बारे में विशेषता से, वैसे भी फार्मेसी में भी इसी प्रकार का है। तो मेद्यानाम चाति भक्षणात्, ये इस प्रकार से मेदस्विता को निर्माण करने वाला, विदेशों में ओबेसिटी एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है, और बचपन से लेकर ओबेसिटी है, और उसका मूल कारण जंक फूड, फास्ट फूड है। अब ये भी बात सामने आती है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें कोड वर्ड्स होते हैं, कुछ नंबर्स रहते हैं। तो ये नंबर्स क्या है ये ढूंढ सकते हैं आप, लेकिन काफी कोशिश उसके लिए करनी पड़ती है, और वो ब्रांड ऑब्जेक्ट्स है जो सीधी तरीके से लिखे नहीं जाते। खास करके चाइना से इस प्रकार की बातें आती रहती है। तो ये सभी बातें लोगों को मालूम ही नहीं है। बाहर का खाना ही नहीं खाना है, ये सबसे आम चीज है। घर में बना हुआ ही खाना खाइए। लेकिन बेबस होकर कहीं दूसरे शहर में जा बसे है, या फिर
छात्र है, शिक्षा के लिए कहीं दूसरी जगह गए हैं, इस प्रकार से। तो घरगुती मेस होना सबसे अहम रहेगा। खुद खाना बनाई ये सबसे अहम है। वो नहीं है तो कम से कम घरेलू मेस हो तो ठीक है, लेकिन बाहर का ही खाना खाते रहेंगे तो बिल्कुल सब बिगड़ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। मेदो वाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्चाति सेवना और मद्यपान ज्यादा करने से भी मेदोह स्रोतस दुष्ट इस प्रकार का हो जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। इसमें एक गड़बड़ है कि अति सेवना ये बताया गया है, अल्प मात्रा में या योग्य मात्रा में सेवन हो तो वो तकलीफ नहीं करेगा, ऐसा कहना है। वैसे ऋतुचर्या में मद्य को स्थान दिया गया है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि अगर नियंत्रण छूट गया और एडिक्ट हो गए तो उसके जरा जैसा बुरा कुछ नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है कि मद्यपान न करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम आसवारिष्ट लेने के लिए कह सकते हैं 1-2 चम्मच जितनी मात्रा में, तो मद्य के गुण हमें उससे मिल मिल पाएंगे। लेकिन अति सेवन अगर इस प्रकार का शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से हानिकारक है और मेदोह स्रोतस की दृष्टि करने वाला है। ये इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा। व्यायामात् अति संक्षोभात् अस्तामति विघट्टनात् अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातलानां च सेवनात्। तो व्यायाम से, यहाँ पे व्यायाम जो होगा वो ज्यादा व्यायाम इस प्रकार का शक्तिमान अतिक्रम्य, कि जो भी व्यायाम करना है वो शक्ति के अनुसार ही करना है। जैसे व्यायाम करते रहते हैं नियमित रूप से तो शक्ति बढ़ती है और अधिक व्यायाम कर सकते हैं। राजीव सारंगपणी का ये कहना है कि 70 या उसके ऊपर उम्र वाले भी उतना ही व्यायाम चालू रख सकते हैं जितना वो पहले करते थे। क्योंकि उनकी ताकत बढ़ जाती है व्यायाम करने की, और फिर ये करते रहेंगे तो उनके लिए फायदा इस प्रकार का होगा। लेकिन अगर थकान महसूस होती है तो फिर आगे नहीं बढ़ाना है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत व्यायाम जागराध्वस्त्री हास्य भाष्यादि साहसम गजम सिंह इवाकर्षण भजन नति विनश्यति। सिंहा गजम आकर्षण इव, सिंह बहुत बलशाली है लेकिन वो अगर हाथी को उठाने की कोशिश करेगा तो वो टिक नहीं पाएगा। उसी प्रकार व्यायाम अधिक मात्रा में इस प्रकार का किया गया तो भी वो मुसीबत वाला हो सकता है। तो अस्थिव स्रोतस बिगड़ता है अति संक्षोभात। अभी अति संक्षोभ से क्या ले, ये एक थोड़ा विचार करने लायक प्रश्न है कि मानसिक क्षोभ भी हो सकता है, शारीरिक क्षोभ भी इस प्रकार का हो सकता है। और इस प्रकार का एक इरिटेशन, ये एक कैंसर का कारण माना जाता है। कभी कभी दांतों में एक तरीके से शार्पनेस आ जाता है और फिर टंग कैंसर या चीक कैंसर इस प्रकार का हो सकता है। तो ये कहते हैं कि अति संक्षोभ उससे बार बार इरिटेशन होता रहता है, तो ये बात होती है। और वैसे मानसिक कारणों में अति संक्षोभ ये बार बार अगर होता रहता है तो भी उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। चक्रपाणी दत्त ने कुछ किया है क्या, देखेंगे आगे। अस्नामति विघटना, तो अस्थियों का अति विघटन होने के कारण ये जो अभी ऑस्टियो आर्थराइटिस के मरीज हम देखते हैं, कार्टिलेज जो होता है खास करके जानुसंधि में उसका क्षय हो जाता है और फिर दो अस्थि जो है फीमर और टिबिया या फिबिला, ये एक दूसरे से घर्षण का शुरू होता है, कट-कट आवाज आती है और फिर दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है और बहुत सारे लोग करवा भी लेते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये मूल रूप से अस्थि तरुणास्थि
कि वहाँ पे आपूर्ति होनी जरूरी, इस प्रकार के जो कार्टिलेज है वो वहाँ पे फिर से आना चाहिए। अब उसमें गैप बिल्कुल ही नहीं रही, इस प्रकार के मरीज आते हैं, तो मैं ट्रैक्शन का सुझाव देता हूँ। उरु और जंघा, इनके बीच ये ट्रैक्शन लगा के मैकेनिकली थोड़ी गैप निर्माण करें और फिर वहां स्नेहन स्वेदन करें। महास्नेह का पिछू रखने के लिए कहते हैं। और सामावस्था है तो शुरू के अवस्था में अदरक रस लगाना, गूगल का प्रयोग करना, ये सब करना पड़ता है। और सामावस्था में पहला जो होता है वो लंघन करवाना। बहुत सारे संधिवात के मरीजों में नाश्ता बंद करना, दोपहर एक बार खाना और शाम को मूंग का सूप लेना, इससे काफी फायदा हो जाता है। अगर अंतर बहुत ही कम हो गया हो तो ये ट्रैक्शन का फायदा है, और फिर महास्नेह वगैरह इस प्रकार के पिछू रखेंगे तो उसका फायदा होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अस्थिवह स्रोतस दुष्ट है, बहुत सारे मरीजों में सिरा मांस ये दुष्ट होते हैं। आते हैं मरीज संधिवात के लिए, लेकिन पिंडी का शैथिल्य बहुत इस प्रकार का रहता है। और वैसे संधि में विकृति ज्यादा देखी नहीं जाती, तो इनके लिए तो अलग चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। सामावस्था है तो वही सिलसिला चलता है कि एक ही दफा खाना खाना और बाकी मूंग का सूप पी लेना, सुबह दूध लेना, गुड़ुच सिद्ध क्षीर, इस प्रकार से। और फिर जो मूल कारण है उसको दूर करने की कोशिश करना, तो काफी रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। बाद में ये अस्नामति विघटनात् बात शुरू होती है और एलोपैथी में नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। तो वो मैकेनिकल सॉल्यूशन है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन लोग उसी को ट्रीटमेंट मानते हैं। डॉक्टर तो उसी का जिक्र करते हैं, यही ट्रीटमेंट है, ऐसे ही बताते हैं। तो और अगर बुढ़ापे में यह होता है तो एक बार ठीक मान लेते हैं। लेकिन अभी 30-35वें बरस में भी इस प्रकार की सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है और करते भी है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि वृद्धावस्था जल्दी आ रही है, तो ये बड़ी मुश्किल इस प्रकार की समस्या है। अभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि मेनार्क रजक प्रवर्तन शुरू होना, ये उम्र 12 साल की बताई गई थी, वो 11, 10, 9, 8, अभी 8वें वर्ष में भी इस प्रकार के रजक प्रवर्तन शुरू होता है। और फिर गायनेकोलॉजिस्ट का कहना है 30वें वर्ष में मेनोपॉज हो जाएगा। अर्ली मेनार्क, अर्ली मेनापॉज, इस प्रकार से। और फिर आयु भी कम हो जाएगा उतना। और इसके लिए हार्मोन देना ये भी ट्रीटमेंट नहीं है। हार्मोन्स क्यों बिगड़ रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और उसके लिए चाहिए कि नैसर्गिक ही खाना खाए, ऑर्गेनिक, या उससे आगे भी नैसर्गिक इसी प्रकार का खाना खाएंगे। तो ये मेनार्क अर्ली होना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात नहीं होगी। और फिर इसमें अस्थिक्षय ये होने की संभावना, ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना भी ज्यादा है। अभी मेनोपॉज में बहुत औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। उसका दूसरा भी एक अहम कारण है विटामिन D3 की कमी। अब ये जर्सी गाय का प्रचलन जब से शुरू हुआ तो विटामिन D3 की कमी सभी जगह महसूस होगी, पूरे विश्व भर में। हमारी देसी गायें या पुरानी वाली उस देश की गायें, इनमें धूप में टहलती थी तो नेचुरली उनके चमड़ी के नीचे विटामिन D3 तैयार होता था और वो हमें मिलता था। लेकिन अभी ये सब बंद हो गया।
गंध तेलाचा उपयोग होतो, वो तो मैं भी करता हूँ. नाताशय पद्मकिट्टश्व, पद्मकिट्ट का भी प्रयोग करते हैं. पद्मकाष्ठ, बला, गुड़ुचि और मंडू या मैं ताप्यादि का प्रयोग करता हूँ. और उसमें साथ में सुवर्ण गुड़ुचि सिद्ध क्षीर, ये शायद पंचतिक्त गुग्गुल घृतो घृत या महातिक्त का घृत. अगर पित्त का अनुबंध है तो महातिक्त का घृत, नहीं तो गुग्गुल तिक्त का घृत. और फिर उसमें गंदा तेल भी डालते हैं 5 मिनट, तो इससे फायदा अच्छा होता है. तो पद्मकिट्ट, और अगर पानी ज्यादा पीना है तो श्व का फायदा जरूर इस प्रकार का होता है. हार्मोन कैसे बैलेंस रखना है? यही है कि नैसर्गिक खाना खाओ, देसी बीज का ही प्रयोग हो जिसमें, और पौधों को या प्राणियों को हार्मोन्स नहीं दिए गए हो. अब दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण मानसिक तनाव भी है, तो उससे बचने के लिए योग का नियमित प्रैक्टिस करो, व्यायाम करो, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा. और फिर ये बहुत सारी जो बीमारियां अभी हो रही है वो नहीं होगी. तो ये बड़ी समस्या हो गई है. वापिस हमें देसी गाय की तरफ ही मुड़ना है, और देसी गाय का उत्पादन, उसके दूध का उत्पादन बढ़ाना है. एक ऐसा कहना है कि जब हमारी गायें बहुत कम दूध दे रही थी, खास करके खिलार जो महाराष्ट्र में है, वो 1.5-2 लीटर तक कम हो गई दूध देना उसका. तो फिर उसके लिए ये जर्सी गाय करना, उसका जर्सीकरण करना, यह आरंभ हो गया. अब बात यह है कि हमारी गिर गाय ब्राजील में गई, उन्होंने उसको अच्छी तरीके से संभाला. उन्होंने शायद हार्मोन वगैरह कुछ दिए, क्योंकि वो 30 लीटर 60 लीटर, एक गाय तो उनकी 100 लीटर दूध देने वाली इस प्रकार की है. लेकिन ये नेचुरल नहीं है. नेचुरली यहाँ 10-12 लीटर दूध मिलता है गिर गाय के जरिए. तो ठीक है ना. तो हमें क्या करना चाहिए था, जर्सीकरण करने के बजाय गिर गाय का उत्पादन बढ़ाना चाहिए था उस समय में. तो दूध की आपूर्ति हो जाती, दूध कम है वगैरह इस प्रकार की जो बातें थी, इसलिए ऑपरेशन मिल्क फ्लड ये जो बताया गया वो गलत कदम था. और फिर गायों को जो खाना देना है वो भी नेचुरल नहीं रहा, ये भी एक अलग इस प्रकार की बात है. तो हमें तो इसके बारे में सजग होना चाहिए, और आगे चलकर अच्छा ही खाना, नैसर्गिक खाना उसको खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अभी मेरे काफ़ी प्रयोग कोकण में चल रहे हैं, मेरे पास 8 गिर गायें हैं अभी. तो हम तो खाने के बारे में बहुत सजग इस प्रकार के हैं. और हरा खाना हो, ये देखना जरूरी इस प्रकार का है. पंचतिक्त गुग्गुलकृत संधिस्थानी अभ्यंगासाठी वापरतो. अच्छी बात है, मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा करने के लिए. तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि अस्थि में इस प्रकार के जो परिवर्तन है उसमें अभी विटामिन D3 का काफी रोल है. कई बार ऐसा भी हुआ है, डेंटिस्ट के पास लोग गए हैं, युवावस्था में है, और फिर उसने कहा कि नहीं, आपकी टूथ डीके बहुत ही ज़्यादा है, एक बार विटामिन D3 करवा लो. विटामिन D3 बहुत ही कम है, तो उसका सप्लीमेंट ले लो इस प्रकार से. तो मूल रूप से देसी गाय का प्रचलन बढ़ जाना चाहिए, यही अच्छा रहेगा. तो फिर ये विटामिन D3 सप्लीमेंट देना वगैरह ये बातें करनी नहीं पड़ेगी इस प्रकार से. तो अति विघटनात् इस प्रकार की कार्टिलेज अगर उसका क्षय होने लगता है तो ये समस्याएं बढ़ जाती है, बहुत दर्द होने लगता है, चलना फिरना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है.
तो ऐसी अवस्था में नी रिप्लेसमेंट करवाना ये भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो मूल रूप से उसको सुधारने की कोशिश करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ये उतना आसान इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि काफ़ी बरसों तक कुछ भी ध्यान उसकी तरफ दिया नहीं होता। और जब ये नौबत आ जाती है तो ऑपरेशन का सुझाव अच्छा लगता है कि तुरंत रिलीफ मिल जाएगा इस प्रकार से। वातलानांच सेवनात् और वातल पदार्थों के सेवन से भी अस्थि व स्रोतस बिगड़ जाता है। अस्थिभारतयोर्नैव प्रायवृद्धिरितरणात् श्लेष्मणावृतात् तस्मात् संशयस्थितिविपर्ययात् वायुनानुगतोऽस्माच्च, इस प्रकार का जो बताया गया है। यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम्, जो कफ और पित्त के आश्रयी धातु है उनमें एक को बढ़ाएंगे कि दूसरा भी बढ़ जाएगा, लेकिन अस्थि और वायु के बारे में बिल्कुल उल्टी परिस्थिति है। जो अस्थि को बढ़ावा देगी वो वायु को कम करेगी, जो वायु को बढ़ावा देगी वो अस्थि को कम करेगी, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए वातल पदार्थों का सेवन नहीं होना है, ये एक आम मुद्दा इस प्रकार का। इन सभी के काइफोसिस हो या स्कोलियोसिस हो, हमारे तरीके से देखकर निदान करने की कोशिश करना और चिकित्सा करते रहना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस ज़्यादा खतरनाक इस प्रकार की बीमारी है, तो उसकी संप्राप्ति को अलग तरीके से देखना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। वैसे हमारे है तो वात व्याधि इसी प्रकार के, स्कोलियोसिस के बारे में भी इसी प्रकार से सोच सकते हैं कि वात व्याधि है इस प्रकार से। लेकिन जब एनाटॉमिकल विकृति होने लगती है तो ये काफ़ी देर लेती है होने में, और दुरुस्त होने में भी काफ़ी देर लगती है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि इन सभी विकारों के बारे में अगर हम संप्राप्ति के बारे में कुछ सोच सकेंगे तो ही इसमें आगे बढ़ सकेंगे। मेरा एक मंतव्य ऐसा है कि जो हमारा प्रातिपदिक कोश का काम चल रहा है उसके आधार पर आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर भी बनेगा। एमडीएसएस जो काम कर रहे हैं उसके बारे में, तो सभी डॉक्टर्स प्रयोग कर सके, सभी सामान्य लोग भी उसके बारे में जानकारी पा सके। इसके हिसाब से इन सभी जो ये सभी जो रोग है जो एलोपैथी में वर्णित है, तो आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, इसको लेकर उसमें जो जो कॉमन है उनके बारे में कुछ सोचने की, सुझाव देने की कोशिश करेंगे, ये तो मेरे मन में है। लोग उसको ढूंढेंगे, कैंसर को ढूंढेंगे, किडनी फेलियर को ढूंढेंगे, काइफोसिस स्कोलियोसिस इसको ढूंढेंगे, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस को ढूंढेंगे। तो इनके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारा तो मूल देश जो है वो दोषों का है। तो कौन से दोष प्रकोपित होते हैं, कहाँ जाते हैं, किस प्रकार से दोष दोष समूर्छना होती है, लक्षण क्या होते हैं, अवस्थाएं क्या होती है, साध्य साधत्व क्या होता है, इन सभी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और फिर जो भी वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके प्रैक्टिस में किस प्रकार के योग प्रचलन में है या किस प्रकार के कर्म पंच प्रचलन में है, ये सब देखकर कहाँ क्या योग्य होगा इसके बारे में मार्गदर्शन करना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो थोड़ा इसके बारे में जाकर देखना पड़ेगा। और फिर बहुत सारे लोग ये प्रयोग में लाते रहेंगे। तो मातल ये तो बहुत बड़ी क्या कहें कंसेप्ट है। व्यवहार में आलू चना ये वातल है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, ये बताया जाता है। कला ये जो है वो मटर या वाटाणा, ये भी अति वातुल इस प्रकार का कहा गया है।
लेकिन जो भी रूक्ष, शीत, लघु इस प्रकार के पदार्थ होंगे, ये सभी वातल इस प्रकार के रहेंगे। और शैत्य के बारे में तो सोचा नहीं जाता। रेफ्रिजरेटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता रहता है। ठंडा पानी पीते हैं रेफ्रिजरेटर से डायरेक्टली इस प्रकार से। एयर कंडीशन रूम में रहते हैं। तो ये सभी वात को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के कारण है। अभ्यंग नहीं किया जाता और साबुन लगा के जो स्नेह है त्वचा के ऊपर उसको निकाल दिया जाता है, ये तो सबसे बड़ा हेतु है। अभ्यंगम आचरेन् नित्यं स्पर्शने कृतिको वायु स्पर्शनं च त्वगाश्रयम् त्वच्चश्च परम अभ्यंगो यस्मात्तं शीलयतः। तो स्पर्शनेन्द्रिय में वायु का प्राधान्य है और स्पर्शनेन्द्रिय त्वक के आश्रय से रहता है। ये बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार की त्वक है। और अभ्यंग त्वच है, त्वचा के लिए हितकारक इस प्रकार का है। तो हमें नियमित रूप से अभ्यंग करते रहना चाहिए हर व्यक्ति को। और तो वात के ऊपर काबू हम पा सकेंगे। तैलम वातम जयते सततम अभ्यस्यमानम, अगर सातत्य से उसका सेवन किया जाए तो ही वो वात को जीतेगा। ये भी बात ध्यान में रखनी है। अष्टांग हृदय में जो क्रम दिया है, पहले अभ्यंग फिर व्यायाम, यही सही है या जो आपने कल बताया पहले व्यायाम फिर अभ्यंग, ये सही है? ये बताना मुश्किल है, लेकिन पहले व्यायाम और फिर अभ्यंग ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। हठयोग प्रतिपिका में एक सूत्र आता है कि योग या ये प्राणायाम वगैरह करने से जब पसीना आता है तो उसी पसीने से अभ्यंग करते हैं, तो वो देह की पुष्टि करने वाला और स्वास्थ्य निर्माण करने वाला इस प्रकार। मुझे अभी श्लोक याद नहीं है, मुझे कंठस्थ था, लेकिन दानु सर इसका काफी बार बताया करते थे कि तो ये करे और फिर अभ्यंग करके स्नान करे, उद्वर्तन करके स्नान करे, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। अभ्यंग करके अगर व्यायाम इस प्रकार के करेंगे तो ये थोड़ा स्वेद जनन इस प्रकार का हो जाता है। और फिर उद्वर्तन और फिर स्नान ऐसा करेंगे तो भी चल सकेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपत्ति ये है कि अभ्यंग करने के बाद फिर से शरीर को पोंछ लेना पड़ेगा फिर, अगर व्यायाम हमें करना है। इंडोर व्यायाम है तो ठीक है, लेकिन बाहर कहीं जाना है, घूमने के लिए वगैरह जाना है, तो ये थोड़ी मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी। और तवारिया प्राणायाम जब शुरुआत करते हैं तो ये काफी एग्जॉस्टिंग होता है और पसीना आने लगता है। एक बार उसकी आदत पड़ गई तो पसीना नहीं आता है, और बाहर का वातावरण भी अगर शीत है तो पसीना नहीं आता है। नहीं तो ये अच्छा व्यायाम है इस प्रकार से। स्नेहानंतर स्वेदन साधारण असा क्रम सर्वत्र आहे, म्हणून अभ्यंग करून व्यायाम हे योग्य असेल। ठीक है। लेकिन ये जो मुसीबत है कि इंडोर व्यायाम करना है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटडोर जाना है तो फिर ये सब पोंछ लेना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात रहेगी। और वैसे पहले अभ्यास व्यायाम करके पसीना निकल आए उसी का मर्दन करें और फिर अभ्यंग करके स्नान करें, ये भी ठीक है तरीका इस प्रकार से। अभी मैं सुबह है तवारिया कर लेता हूँ 5:30 6 बजे, और फिर अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद अभ्यंग करके स्नान करता हूँ। तो ये ठीक है इस प्रकार से अगर करते रहते हैं तो हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या अच्छा तरीका इस प्रकार का होगा।
तो वातल कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें आती है और चिंता ज्यादा करना ये भी वातल हेतु है। रौक्ष उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्नेहास्यु ये चिंतका शर्काचार्य ने जो लिखा है कि जो चिंतक है, जो बहुत विचार करने वाले व्यक्ति है, उनको स्नेहन करना ही है। स्नेहास्यु ये चिंतका इस प्रकार। माझे एक पेशंट दिवसभरात 2 ट्रे इतका बर्फ चोखून खाते. असं कसं विचार करायलाच तुला? ये तो गलत ही है. अभय कुर्वते हि रुचिं दोषा विपरीत समानयोः वृद्धाक्षेणाश्च वो इष्टं लक्षयन्ते बुधास्तु न. कि वृद्ध और क्षीण दोष रुचि निर्माण करते हैं या द्वेष निर्माण करते हैं। तो अगर शरीर में उष्णता बहुत ज्यादा है और इसके जरिए से उसको ठंडा लेने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है और इस प्रकार का बर्फ आती है, तो उष्णता क्यों बढ़ी है ये देखना चाहिए। और फिर पित्तवर्धक जो भी कारण है उन सभी को दूर करेंगे। परिपाटी काढ़ा वगैरह इस प्रकार से अगर कुछ उष्णता को कम करने वाले दातार गुरु जी ने जो बताया, रजनी योग गिरीश, इस प्रकार से वो करेंगे तो शायद ये इच्छा कम हो जाएगी शीत सेवन की। और फिर उसके दुष्परिणाम भी नहीं होंगे इस प्रकार से। अभ्यंगवस्थांमध्ये किती वेळ जायला हवा ये बताना मुश्किल है। अगर भली भांति स्नेह अंदर जीर्ण हो गया हो, शरीर के अंदर घुस गया हो, तो तुरंत भी कर सकते। कषायापरुत स्नेह ये भी बात बताई गई है कि उद्वर्तन से जो अतिरिक्त स्नेह है उसको निकाल दे और फिर स्नान करे इस प्रकार से। तो ये तुरंत भी हो सकता है। इसमें केरल वालों में और महाराष्ट्र वालों में अंतर है। केरल वालों में तेल का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और फिर इतनी बड़े पैमाने पर तेल देने से काफी तेल अंदर घुस जाता है। महाराष्ट्र में जो प्रचलन है वो तेल कम और मर्दन ज्यादा, इस प्रकार का प्रचलन ज्यादा है। मसाज इस प्रकार का, तो मसाज के स्ट्रोक्स भी काफी है इस प्रकार के। और फिर अभ्यंग में तेल की मात्रा कम, लेकिन जो भी हम ऊपर लगा रहे हैं वो शरीर में घुस रहा है, तो फिर तुरंत बाद में भी स्नान कर सकते हैं। अगर बूढ़े व्यक्ति है और रुक सकते हैं तो मैं बताता हूँ 15-20 मिनट आधा घंटा रुको स्नान में अभ्यंग करके। और फिर नहा लो, तो जितना वो अंदर जीर्ण होगा वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी को हमारे समय के अनुसार बिठाना है। जो दिनचर्या में बताई गई सभी बातें हैं स्वास्थ्य रक्षण के लिए, वो सभी को कैसे करेंगे ये एक अलग मुद्दा है। वैभववाणी करता है, 1 घंटा लगता है उसका, ऐसा वो बताता है, लेकिन नस्य से लेकर सभी बातों को करता रहता है। फिर भी ये धूमपान और तांबुल सेवन तो नहीं होता होगा। वो भी दिन में 12-13 बार करने के लिए बोला है। तो काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन अभ्यंगम आचरण नित्यम सजना श्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुत्वत्व धारणे कृत। ये जो अभ्यंग के फायदे हैं उनको देख के अभ्यंग तो नियमित रूप से होना जरूरी इस प्रकार का होगा। और इंद्रियों की रक्षा के लिए, उनकी दृढ़ता के लिए नस्य करना भी उचित इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसके बारे में सोचे कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितनी देर तक करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन करना है ये बात निश्चित कर ले। तो जरूर फायदा इसका होगा। रयो परिपाटी चालू केले तो वही सोच होगी, उष्णता क्यों बढ़ी है, लेकिन कारण को भी ढूंढो, कारण क्या है इस प्रकार से।
और उन कारणों को दूर करो। ये संक्षेपतः क्रियायोग निदान परिवर्जन से महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो वातल सेवन ये काफी बड़ा इस प्रकार का विषय है। लोगों के मन में है कि ये वातल है, बैंगन वातल कहा जाता है, ग्रंथों के अनुसार वो वातल वातल नहीं है, वातल शामक है वास्तव में। लेकिन इसमें दो हो सकते हैं मतलब प्रवाह कि हाइब्रिडाइज्ड है अभी सभी जो है वो चीजें, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मूल जो देशी वैरायटी होगी तो वातल न होनी चाहिए। और ये मसाला वगैरह इतना डालते हैं कि उससे भी तकलीफ हो सकती है। अगर बहुत कटु रसात्मक बनाते हैं तो उस कटु रस से वात का प्रकोप हो जाएगा। तो थोड़ा देखना भी चाहिए इसके कि सही क्या है इस प्रकार से, तो फिर आगे ठीक है, रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव टेंडेंस और बोन में आयुर्वेदिक मेडिसिन से उसकी बोन की नॉर्मल हो सकती है क्या? जैसे जिससे कि एक्सरसाइज से उसका डैमेज एज नहीं बढ़ता, पर जो हुआ है वो तो रहेगा। नहीं रहता रहता नहीं है। रसायन चिकित्सा के अनुसार ये दुरुस्त भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार चिकित्सा करनी पड़ती है और परहेज रखना पड़ता है, तो ये बात हो सकती है।